हेलो गाइस। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं CECT होल एब्डोमेन कि CECT होल एब्डोमेन करने का क्या मेथड होता है, क्या तरीका है, और एक अच्छा CECT होल एब्डोमेन करने के लिए टेक्नीशियन को क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है और उसको क्या क्या उसमें करना आना चाहिए। तो दोस्तों, मशीन पर स्कैन करने में तो 1 से 2 मिनट लगता है प्लानिंग एंड पोजिशनिंग करने में, वो भी मैंने इसी वीडियो में सिखाया है। लेकिन उससे पहले आपको जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, जो सिखाने जा रहा हूँ, मैं भी सीखता हूँ, तो आपको सारी चीज़ें देखनी है। ये द इंटरप्रिटेशंस ऑफ होल एब्डोमेन के लिए है, जो बहुत ज़रूरी है देखना और सीखना। तो आइए करते हैं स्टार्ट दोस्तों। सबसे पहले कोई भी CT स्कैन हो या वो CCT होल एब्डोमेन हो, कोई सा भी स्कैन हो, सबसे पहले आपको देखिए एक करने का मेथड होता है, तरीका होता है स्कैन करने का। सबसे पहले आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना है। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट वी चेक द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन एंड डॉक्टर एडवाइस। स्कैन करने से पहले आपको पेशेंट का पेपर, डॉक्टर का पेपर पढ़ना चाहिए, उस पर एडवाइस देखना चाहिए कि डॉक्टर ने उसको कंप्लेंट क्या लिखी है। दैट इज़ द क्लिनिकली इंडिकेशंस ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के क्लिनिकल इंडिकेशंस पढ़ने हैं आपको, कंप्लेंट, एंड उसके बाद आपको इन्वेस्टिगेशन पढ़ना है कि उसकी जांच लिखी क्या है। जैसे कि NCCT एब्डोमेन लिखा है या CECT एब्डोमेन लिखा है या अपर एब्डोमेन लिखा है। ये देखने के बाद में दोस्तों आपको, उसके बाद आपको पेशेंट की हिस्ट्री, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसी पर डिपेंड करता है सारे स्कैन। पेशेंट हिस्ट्री, जिस टेक्नीशियन ने पेशेंट की हिस्ट्री प्रॉपर ले लिया वो सबसे अच्छा स्कैन कर पाएगा टेक्नीशियन। तो पेशेंट की हिस्ट्री लेने का मेथड क्या है? सबसे पहले पेशेंट का जो प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन हुआ है, कोई एक्सरे हुआ है, अल्ट्रासाउंड हुआ है, कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ, आपको पूछना है। ये पूछना है कि कब हुआ है, कितने दिन पहले हुआ है, और उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है। फिर उसको पूछना है कि जो आपको पर्टिकुलर पेन है, पूरे एब्डोमेन में पेन है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, अपर में, लोअर में। सारा इन्वेस्टिगेशंस लिखने के बाद में, सारी हिस्ट्री लेने के बाद में, अब आप बिल्कुल रेडी हो जाते हैं स्कैन करने के लिए। अब ये तो आपने हिस्ट्री ले लिया, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देख लिया। अब आपको देखना है व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ CECT होल एब्डोमेन की। CECT होल एब्डोमेन करने से पहले आपको किस तरीके से स्कैनिंग करना होता है और इसकी प्रिपरेशंस क्या हैं। देखिए दोस्तों, बहुत लोगों को, जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है फास्टिंग को लेके कि फास्टिंग है क्या। लोगों को यही नहीं पता फास्टिंग होती क्या है। पेशेंट प्रिपरेशंस किसी भी CECT में, ऐसा नहीं कि एब्डोमेन में ही, कोई भी बॉडी का कोई भी CECT स्कैन हो जिसमें आपको IV कॉन्ट्रास्ट देना है, उसमें आपको 3 to 4 आवर फास्टिंग चाहिए। 3 to 4 आवर फास्टिंग का मतलब क्या है कि एम्प्टी स्टोमक, यानी ये जो स्टोमक है ये एम्प्टी चाहिए। किस लिए एम्प्टी चाहिए? द प्रिवेंटेशन फॉर द वॉमिटिंग। क्योंकि जो हम IV कॉन्ट्रास्ट पेशेंट को देते हैं उससे वॉमिट होने के चांस होते हैं। तो वॉमिटिंग कहाँ से होती है पेशेंट को? जब स्टोमक फुल होता है, स्टोमक में कोई चीज़ किसी ने खाया और वो स्टोमक में है, तो स्टोमक से ही तो वापस जाएगा वो ओरल कैविटी में, उसी को तो वॉमिटिंग बोलते हैं। यदि उसका स्टोमक एम्प्टी है तो उसको वॉमिटिंग होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए हम रखते हैं फास्टिंग पे। अब फास्टिंग किस तरीके की होनी चाहिए? पेशेंट ने हार्ड फूड नहीं खाया हो, जैसे रोटी, सेब, कोई फ्रूट, ये जो हार्ड चीज़ होती हैं ये चीज़ें नहीं खानी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेशेंट ने 1 गिलास पानी पी लिया तो उससे बोल दिया कि 4 घंटे बाद होगा, आपने पानी पी लिया। ये बिल्कुल गलत है। और पता नहीं जन कितने लोग इस चीज़ में कन्फ्यूजन है कि पानी पी लिया या दूध पी लिया या जूस पी लिया तो पेशेंट को 4 घंटे वेट करा देते हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझो कि हार्ड फूड और लिक्विड में क्या अंतर होता है। यदि पेशेंट ने लिक्विड पिया हुआ है, यानी उसने पानी पिया है या जूस पी लिया, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? वॉमिटिंग किससे होगा? वॉमिटिंग से प्रॉब्लम क्या है? वॉमिटिंग से प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों, जब आप स्कैनिंग करते हैं तो पेशेंट टेबल पे लेटा होता है सुपाइन पोजीशन में, और पेशेंट को आप IV कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं, तो IV कॉन्ट्रास्ट देते वक्त पेशेंट को वॉमिटिंग हो गया तो डर रहता है कि जो हार्ड फूड है कहीं उसकी ट्रैकिया में ना चला जाए, कहीं जो ट्रैकिया है, जो सांस नली है, उसमें जो हार्ड फूड का कोई जो सब्सटेंस है, जो चीज़ है, वो हार्ड ट्रैकिया में ना चली जाए और उसकी ट्रैकिया बंद ना हो जाए, तो पेशेंट सीवियर कंडीशन में जा सकता है। तो इसलिए हार्ड फूड नहीं होना चाहिए। यदि इसमें लिक्विड है,
अगर लिक्विड है, अगर लिक्विड उसने लिया हुआ है तो उसको वॉमिटिंग हो भी जाएगा तो ट्रैकिया में क्या होगा, लिक्विड चला जाएगा, लंग्स में पानी चला जाएगा, तो लेकिन पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी, मरेगा नहीं पेशेंट। यदि पेशेंट को हार्ड फूड है और ट्रैकिया में चला गया, ट्रैकिया बंद होगी तो सीवियर कंडीशन हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो दैट इज़ द वेरी सीरियस पॉइंट, पेशेंट प्रिपरेशन द 3 to 4 आवर्स फास्टिंग एम्प्टी स्टोमक। इसलिए करते हैं एम्प्टी स्टोमक, खाली हमें स्टोमक एम्प्टी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया कि 3 to 4 आवर फास्टिंग NACET में, ऐसा नहीं कि एब्डोमेन में ही। बहुत से लोग बोलेंगे फास्टिंग इसलिए रखते हैं ताकि इंटेस्टाइन क्लीन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एम्प्टी स्टोमक के लिए रखते हैं हम फास्टिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशंस क्या है। ये देखिए, द KFT रिपोर्ट्स शुड बी नॉर्मल। KFT रिपोर्ट्स के अंदर इतनी सारी जांच होती हैं, ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन, सीरम यूरिक एसिड, सीरम सोडियम, सीरम पोटेशियम और क्लोराइड। इनमें से हमें 2 की ही नीड होती है, ब्लड यूरिया एंड सीरम क्रेटिनिन। मैंने लिखा है यहाँ पे, तो ब्लड यूरिया 10 to 50 या 60, ये याद कर लेना, मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है इसकी SI यूनिट। और सीरम क्रेटिनिन 0.1 to 1.2, 1.3 तक भी हम ले सकते हैं, डिपेंड ऑन पेशेंट। पेशेंट की रिपोर्ट में रेफरेंस वैल्यू लिखी होती हैं, जो नॉर्मल जो रेंज होती है अप्रोक्सीमेटली, मैंने वो यहाँ लिख दिया है। अब ये तो सबको पता है कि KFT की रिपोर्ट्स नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन होनी किस लिए चाहिए, क्यों ज़रूरत होती है हमें KFT की रिपोर्ट्स नॉर्मल ब्लड और सीरम क्रेटिनिन देखने की। दोस्तों होता क्या है, जब आप IV कॉन्ट्रास्ट देते हैं ना बॉडी में, जैसे आपने 70 ml कॉन्ट्रास्ट दिया, 80 ml कॉन्ट्रास्ट दिया, तो वो सारी बॉडी में घूमने के बाद में, सारी बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद में लास्ट में कहाँ आ जाता है, वो किडनी में आता है। किडनी फिल्ट्रेट करती है ना, किडनी का काम होता है तो फिल्ट्रेशन, ब्लड से जो अननेसेसरी सब्सटेंस होते हैं उनको निकाल के यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है बॉडी से। तो जितना भी कॉन्ट्रास्ट हम देते हैं IV के थ्रू है ना, तो वो किडनी में आता है और किडनी से एक्सक्रीशन होने के बाद में यहाँ से वो पास आउट हो जाता है, ब्लैडर में आ जाता है। तो KFT हमें किस लिए ज़रूरी है कि ऑलरेडी ऐसा ना हो कि उसकी किडनी का जो फंक्शन है, किडनी वर्क ठीक से नहीं कर रही हो और आपने उसमें इतना वर्कलोड डाल दिया तो किडनी फेलियर के चांसेस हो जाते हैं पेशेंट को। इसलिए हमें ऑलरेडी क्या हो देखते हैं, किडनी का जो फंक्शन है वो नॉर्मल होना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए आप कि कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जो कॉन्ट्रास्ट होता है उसे रिएक्शन होता है। सबको पता है कि रिएक्शन होता है, इसलिए फास्टिंग को रखते हैं, KFT नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि व्हाट इज़ द रिएक्शन, रिएक्शन होता क्या है, कैसे हो जाता है रिएक्शन बॉडी में कॉन्ट्रास्ट से, ये जानना बहुत ज़रूरी है। भाई ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अभी, फास्टिंग और KFT रिपोर्ट्स नॉर्मल, ये सबको पता होता है। आपको थोड़ा डिफरेंट जानना है कि व्हाट इज़ द रीजन, यानी कि जो बॉडी में क्या कैसे वो हो जाता है, रिएक्शन होता कैसे, ब्लड से, हमारा जो ब्लड है और ओमनी पैक में ऐसा क्या इंटरेक्शन होता है कि बॉडी में इतने सीवियर रिएक्शन हो जाते हैं कि पेशेंट की डेथ हो जाती है, वो जानना है। देखिए, द प्रिवेंटेशन फॉर द कॉन्ट्रास्ट रिएक्शंस, कि जो कॉन्ट्रास्ट के जो रिएक्शन होते हैं वो किस टाइप से हो जाते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, ये डिपेंड करता है ओस्मोलैरिटी पे, जो ब्लड की जो ओस्मोलैरिटी होती है। देखिए, ओमनीपैक 350 हैव द ओस्मोलिटीज फ्रॉम द अप्रॉक्सीमेटली 1.1 to 3.0 टाइम्स दैट ऑफ द प्लाज्मा। ये कहना चाह रहा है, जो 350 ओमनीपैक है, इसकी जो ओस्मोलैरिटी है लगभग ब्लड प्लाज्मा के बराबर है। अब ओस्मोलैरिटी होती क्या है, देखिए, ये इस मेथड से, इस कॉन्सेप्ट से बॉडी में रिएक्शन हो जाता है दोस्तों, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में बहुत अच्छे से, कि जब ये 2 टाइप के जो ये होते हैं, देखिए, द टेंडेंसी ऑफ द फ्लूइड यूजुअली वाटर टू द पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन वेयर द सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इज लोअर एंड द सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई। ये क्या बोलना चाह रहा है कि 2 ये मिश्रण हैं जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और एक की कंसंट्रेशन कम है, तो ये कम से ज़्यादा की तरफ मूव करते हैं वाटर
मूवमेंट, ये आपने पढ़ा होगा। देखिए वाटर इज द सॉल्वेंट, शुगर है, शुगर इज देन द सॉल्यूट। अब इसमें क्या हो रहा है, इस इधर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा? देखो ये दो गिलास हैं, एक ही गिलास में है, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है, और इसमें क्या हुआ, इधर ओनली वाटर के मॉलिक्यूल हैं और इधर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल भी हैं, और आपने इसमें क्या डाल दी, शुगर। तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब क्या कर रहा है, पानी क्या हो रहा है, पानी कम से ज़्यादा एक तरफ चल रहा है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें कोई रोक नहीं सकता इसको, ठीक है। ऐसे ही तो देखिए, जब जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो चट्टान में भी अंदर चली जाती हैं, पहाड़ों को भी फाड़ देती हैं जड़ें जो होती हैं। तो उसमें क्या प्रोसेस होता है, ऑस्मियोसिस से तो होता है वो प्रोसेस, क्योंकि कम कंसंट्रेशन ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं जो पार्टिकल होते हैं। नेचुरल प्रोसेस से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर होता क्या, देखिए ये तो हमारा ब्लड हो गया, ये हमने मान लिया ये हमारा ब्लड है, और ये इधर ओमनी पैक है, आर्टरी। ये जो गिलास है ना, अब इसको समझ लो ये आर्टरी हो गई है ना, आर्टरी। आर्टरी में आधा ये आईवी कॉन्ट्रास्ट है और ये क्या हो गया, ब्लड। यदि दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं होने के कारण तो क्या होगा, जो ब्लड के जो सेल्स हैं, जैसे यहाँ जो पानी है ना, पानी वाटर मूवमेंट कर रहा है, तो अब होता क्या है, यदि यहाँ पे कंसंट्रेशन हम सेम नहीं रखेंगे, यानी कि ऑस्मोलेटरी जो प्रेशर है, ऑस्मोसिस प्रेशर यदि सेम नहीं होगा दोनों मेडिसिन यानी ब्लड का और जो हम आईवी कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं, तो क्या होगा कि जो होल ब्लड होता है उसमें जो सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, एर्थ्रोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स, वो मूव करने लग जाते हैं हाई कंसंट्रेशन फ्लूइड की तरफ, यानी कि आईवी कॉन्ट्रास्ट के थ्रू। इसके ये ऐसे खींचने लग जाता है ब्लड सेल्स को। होल ब्लड में काफ़ी सारे सेल होते हैं, तो जिस टाइप से ये वाटर मूव कर रहा है इसकी तरफ, ऐसे ही हमारे ब्लड के जो सेल हैं वो जो आप कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं उसकी तरफ मूव करने लग जाता है, जिससे हमारे जो होल ब्लड के जो सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन, यानी कि उनके ब्रेक डाउन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। सेल्स की डेथ, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनकी जो वो रिएक्शन करते हैं, जब खींचते हैं तो उन पर एक प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर से वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न ऑफ रिएक्शन, कि बॉडी में रिएक्शन कैसे हो जाता है। इसलिए हम 350 नॉन आयनिक, ये जो लिखा है ना नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट, ये इसलिए देते हैं नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट क्योंकि इसकी जो ऑस्मोलेटरी जो प्रेशर है वो लगभग ब्लड के बराबर है ओमनीपैक 350 की। देखो इसमें लिखा भी है, और सेरेब्रल फ्लूइड 301 मिलीमोल्स पर केजी वाटर एज सोवन इन द अबव द टेबल ऑफ हाइपरटोनिक अंडर द कंडीशन ऑफ यूज। यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस हैं, इनके जो ऑस्मोसिस प्रेशर है लगभग ब्लड के बराबर ही है, तो ब्लड के जो सेल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट नहीं होंगे और रिएक्शंस होने के कम चांसेस होंगे। अदरवाइज आप आयनिक कॉन्ट्रास्ट के ऑस्मोलेटरी को देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगी आपको, 850 950, तो उसमें रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसको आप गूगल से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने उसका एक्सप्लेनेशन करने का अच्छे से कोशिश किया, या एग्जाम्पल दिया था आपको ऑस्मोसिस का। यही होता है रीजन कॉन्ट्रास्ट का। ये अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, अच्छा रिएक्शन कैसे होती है बॉडी में, व्हाट इज़ द रिएक्शन, रिएक्शन क्या है। अब आपको पता ही नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है जानने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब इसमें लिखा है व्हाई वी यूज ओरल कॉन्ट्रास्ट इन सीटी एब्डोमेन। 100 में से 70 लोगों को नहीं पता कि ओरल कॉन्ट्रास्ट किस लिए देते हैं। किसी से पूछोगे ओरल कॉन्ट्रास्ट कहाँ कहाँ जाएगा, पहले बोलेगा लिवर में जाएगा, फिर स्प्लीन में जाएगा, फिर किडनी में जाएगा, पता ही नहीं है उसको कहाँ क्या जाएगा। क्यों? इसलिए मैं ये जर्नल एनाटॉमिक पिक्चर लगा के एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि ओरल जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखने के लिए देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो सबसे पहले ओरल कैविटी, ईसोफेगस, उसके बाद स्टोमक आता है। तो अब जो भी पानी आप ओरल कैविटी के थ्रू पी रहे हैं तो वो स्टोमक में आएगा ना, स्टोमक से आएगा ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इलियम से होता हुआ आपका असेंडिंग कॉलोन, असेंडिंग कॉलोन में जाएगा ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड एंड रेक्टम। इस ट्रैक को देखने के लिए देते हैं ओरल कॉन्ट्रास्ट। इस ट्रैक को कैसे देखते हैं भाई, आपने यहाँ से ये पाइप समझो, इंटेस्टाइन एक क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल ही तो होती है, पाइप ही तो होता है। आपने यहाँ से पानी डाला और इसमें पूरे ट्रैक में घूमने के बाद यदि वो रेक्टम तक आ जाता है,
यानी कि ये नॉर्मल है इसका इंटेस्टाइन। यदि कहीं रुकावट हो गया है, पानी नहीं आ रहा है 1 से 2 घंटे में, यहाँ पे कोई दिक्कत आ गई है, तो हमें उससे पता चलता है। तो जो ओरल कॉन्ट्रास्ट होता है, ओरल कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कुछ नहीं होता। 1 लीटर जो सिंपल पानी की बोतल होती है बिस्लेरी वाली, इसमें 20 ml आप ओमनी पैक को डाइल्यूट कर सकते हैं। ये जो IV वाला है ना ओमनी पैक, ये वाला इसमें से 20 ml लो और इस बोतल में मिक्स कर दो, बन गया ओरल कॉन्ट्रास्ट। इसको पेशेंट को पीने के लिए देना होता है स्कैन करने से पहले। 1 से 1.5 घंटे में वो पानी पिएगा। 1 से 1.5 घंटे का टाइमिंग क्या होता है कि वो पूरे इस ट्रैक में घूम जाना चाहिए पानी। तो ये बिल्कुल क्लियर कर लो इस चीज़ को कि जो ओरल होता है वो स्टोमक से पूरा रेक्टम तक आना चाहिए। ये लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियास, किडनी से कोई मतलब नहीं होता ओरल कॉन्ट्रास्ट का। क्यों मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ, तो मैंने कहाँ कहाँ जाता है ओरल कॉन्ट्रास्ट, कि सर स्टमक, किडनी, स्प्लीन, पैनक्रियाज, सिग्मोइड और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऐसा नहीं है, क्लियर कर लो ना। ये जर्नल सी चीज़ें सबको पता है, स्टोमक से ये पूरा ट्रैक आना चाहिए, पर लोगों को पता ही नहीं है ज़्यादातर, है ना। तो ओरल कॉन्ट्रास्ट हम इसलिए देते हैं। ये चीज़ें हमें CT स्कैन में देखनी है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा तो CT स्कैन में कैसे देखेंगे आप? तो इसलिए देते हैं हम ओरल कॉन्ट्रास्ट। देखिए ओरल कॉन्ट्रास्ट देने के रीज़न क्या है। पेशेंट को ये इंटेस्टाइन है, यहाँ पे स्ट्रिक्चर हो सकता है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन, आंतों में रुकावट हो सकती है। ये ट्विस्ट हो जाती है इंटेस्टाइन में, ट्विस्ट हो जाते हैं। ट्विस्ट का मतलब क्या है? इसकी मेल रोटेशन, यानी कि इधर उधर घूम गया इंटेस्टाइन। तो ये हमें सब ओरल कॉन्ट्रास्ट से ही पता चलती हैं। ओरल कॉन्ट्रास्ट से क्या है, हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं? यहाँ से पानी डाला, यहाँ पे अगर निकल गया घूम घाम के सही, तो यानी कि नॉर्मल है वो, इसलिए देते हैं हम ओरल कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, ये देखिए ये रहा पूरा। अब एक चीज़ और इसमें देखते हैं कि जब ओरल कॉन्ट्रास्ट देते हैं, जो जंक्शन होता है ना, इलियोसिकल जो वाल्व होता है, जिसको सीकम बोलते हैं। सपोज करो कि आपने पानी पिया पेशेंट ने ओरल कैविटी के थ्रू, और वो यहाँ पे आकर रुक गया इस जंक्शन पे, सीकम में नहीं आ पा रहा, आ ही नहीं पा रहा सीकम, यानी कि यहाँ पे कोई दिक्कत है। तो एटलीस्ट यदि पेशेंट को सीकम में कॉन्ट्रास्ट आ जाता है, सीकम में कॉन्ट्रास्ट आ गया, तब भी हम स्कैन कर देते हैं, क्योंकि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के सीकम में आ गया, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है और सीकम में भी आ गया है, तो हम फिर ये इस वाले पोर्शन को जो सिग्मोइड रेक्टम वाला छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, पूरा ट्रैक देखना चाहिए, पेशेंट की पूरी फुल स्टडी करनी चाहिए आपको। उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए इस इमेज को, ये देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये अब ये कैसे पता है स्मॉल इंटेस्टाइन है? ये पढ़ने से पता चलेगी। पहले पढ़ोगे 10-20 इमेज आप इसकी, तब पता चलेगी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये यहाँ पे देखो, ये सीकम है, कॉन्ट्रास्ट नहीं आया इसमें। ठीक है, देखिए तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, देखिए वाई वी यूज द रेक्टल कॉन्ट्रास्ट इन एब्डोमेन। कुछ लोगों को रेक्टल कॉन्ट्रास्ट के बारे में कन्फ्यूजन होता है। रेक्टल कॉन्ट्रास्ट कुछ नहीं होता है, जो ओरल कॉन्ट्रास्ट होता है उसी को हम रेक्टम के थ्रू, इसमें सिग्मोइड कॉलोन, डिसेंडिंग, असेंडिंग और ट्रांसवर्स कॉलोन तक हम पहुंचाते हैं रेक्टम के थ्रू, उसी को बोलते हैं रेक्टल कॉन्ट्रास्ट। रेक्टल कॉन्ट्रास्ट कब देते हैं? जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये, यदि इसमें आपको सस्पेक्टेड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, डॉक्टर को लग रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तब हम पेशेंट को रेक्टम के थ्रू, एक जार होता है रेक्टल जार बोलते हैं जिसको, उसके थ्रू हम इसमें ओरल कॉन्ट्रास्ट डालते हैं। अलग से कोई मेडिसिन नहीं होती, ओरल कॉन्ट्रास्ट को भी रेक्टम में डालते हैं। एनीमा नहीं डालते, जैसे एनीमा एक्सरे में डालते हैं, ऐसे इसमें ओरल कॉन्ट्रास्ट को पुश करते हैं, तो ये हो जाता है रेक्टल कॉन्ट्रास्ट। ये देखिए इस टाइप से आपको इमेजेस CT स्कैन जब आप करेंगे तो इस टाइप से आपको सिग्मोइड कॉलोन है, ये रेक्टम है, इस टाइप से दिखाई देगा। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, वी डू नॉट गिव ओरल कॉन्ट्रास्ट टू पेशेंट, कि हम ओरल कॉन्ट्रास्ट पेशेंट को कब नहीं देते। यदि आपने पेशेंट की हिस्ट्री अच्छे से नहीं ली तो आप पेशेंट को जान से मार दोगे। क्यों मार दोगे? देखो, इन द परफोरेशन एंड एक्सीडेंटल केसेस एंड द एब्डोमिनल इंजरी एंड सडनली एक्यूट पेन इन द एब्डोमेन। पेशेंट आपके पास आया कि मेरे पेट में भी जस्ट 10 मिनट पहले से एक्यूट एब्डोमेन पेन हो रहा है, आपने उठाई बोतल दे दी पेशेंट को, 1-2 घंटे बाद होगा। ऐसा नहीं करना दोस्तों।
आपको मैंने बोला था ना पहले, हिस्ट्री प्रॉपर लेना है, यानी कि उसमें चोट तो नहीं लगी, इंजरी तो नहीं हुआ, एक्यूट एब्डोमेन पेन है यानी कि उसको झटका तो नहीं लग गया। जिम में होते हैं बहुत से लोग, जिम करते हैं, हाई वेट उठाते हैं, इंटेस्टाइन में परफॉर्म, उसकी आंतें फट जाती हैं, है ना, आंत फट जाती हैं, किसी ने घूसा मार दिया जिसको बोलते हैं ब्लंट इंजरी, है ना, ब्लंट इंजरी मार दी किसी ने एब्डोमेन में कोई, या पेशेंट गिर गया, तो चांसेस होते हैं इंटेस्टाइन परफोरेशन यानी कि इंटेस्टाइन में लीक होना यानी कि फट जाना। उस कंडीशन में आपको ओरल नहीं देना होता, उसको बोलते हैं इमरजेंसी कंडीशन में भी आते हैं ये केस, इमरजेंसी क्रिटिकल रेडियोलॉजी। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है व्हाट इज द क्रिटिकल रेडियोलॉजी, यानी क्रिटिकल केसेस इन द एब्डोमेन, यानी कि जो क्रिटिकल, अच्छा ये बताइए एब्डोमेन में क्रिटिकल केस क्या होते हैं। तो एक क्रिटिकल केस ही होता है परफोरेशन। यदि परफोरेशन है तो आपको ओरल नहीं देना, डायरेक्ट आपको पहले एनसीसीटी करना है, उसको देखना है, फाइंड आउट करना है, रेडियोलॉजिस्ट को दिखाना है, उसके बाद नीड है तो आप आईवी कॉन्ट्रास्ट देंगे, ना कि ओरल कॉन्ट्रास्ट। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें इन कंडीशनों में परफोरेशन, एक्सीडेंटल केस, एब्डोमिनल इंजरी एंड सडनली एक्यूट पेन इन एब्डोमेन, सडनली यानी पेशेंट बैठा और बहुत तेज उसको दर्द हो गया, तो अब उसको ये थोड़ी नहीं ओरल देंगे तभी आप उसको पता लगा पाएंगे, पहले आप उसका प्लान स्कैन कर लीजिए, देख लीजिए कि उसमें कहीं उसका परफोरेशन तो नहीं हो गया है, ठीक है। ये था। अब हम बात करते हैं आईवी कॉन्ट्रास्ट की, रोल ऑफ आईवी कॉन्ट्रास्ट इंट्रावेस्कुलर ओमनीपैक। एक तो हमने ओरल की रिक्वायरमेंट पढ़ी, ओरल से बॉडी में क्या क्या होता है, हमें इंटेस्टाइन जो होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो दिखाई देता है। रोल ऑफ आईवी कॉन्ट्रास्ट, आईवी कॉन्ट्रास्ट का रोल क्या होता है दोस्तों, ये देखो ये एनसीसीटी है ना, ये एनसीसीटी है। जब हमने पेशेंट को ओरल कॉन्ट्रास्ट आईवी कॉन्ट्रास्ट दिया तो बॉडी के जो टिश्यू होते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, इस टाइप से इन्हांसमेंट करते हैं। इन्हांसमेंट का मतलब देखिए, ये जो लिवर है यहाँ की, ये देखो यहाँ पे इसमें ये पूरा लिवर और इस लिवर को आप देखिए, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, रेडियोलॉजिकल डिफरेंस। यदि आप इसमें देख पाएंगे, देखिए ये इन्हांसमेंट इसको बोलते हैं। इस टाइप से जब हम आईवी कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो इन्हांस करते हैं चीज़। अब देखिए किडनी को देखिए, ये देखिए किडनी में अभी ये कॉन्ट्रास्ट नहीं है यहाँ पे, और यहाँ ये क्या है, ये कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट से क्या पता चला, हम जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो किडनी का है ना, जो कैलिक्स जिसको बोलते हैं, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं इसमें, देखो आईवी कॉन्ट्रास्ट से किडनी ने किया ना इन्हांसमेंट। ये देखिए इधर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि ये एनसीसीटी है, इधर ये क्या है, ये सीसीटी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लोग करते क्या है, बस यहाँ एब्डोमिनल ओटा में कॉन्ट्रास्ट दिख जाए तो हो गया सीईसीटी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर एक ऑर्गन में कॉन्ट्रास्ट देखना आना चाहिए। सीईसीटी का मतलब होता है वीनस फेस, है ना, तो वीनस फेस का मतलब क्या, आरटी में भी होगा, वेन में भी होगा, सॉफ्ट टिश्यू में भी कॉन्ट्रास्ट होता है, लिवर में भी है, किडनी में भी है, ओटा में भी है, सब चीज़ें हैं। तो ये एनसीसीटी और सीईसीटी यानी ये इसलिए देते हैं हम, हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। और देखिए अब देखिए ये है आईवी कॉन्ट्रास्ट का मतलब, ये एनसीसीटी था, इसमें आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना। अब देखो जैसे कॉन्ट्रास्ट दिया इसमें पता चल गया इस पेशेंट को कैंसर है। देखो अब ये जो कैंसर जो मैं बोल रहा हूँ, अब ये कैंसर कैसे बोल रहा हूँ मैं, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सीटी ट्रिपल फेस। तो मैंने सीटी ट्रिपल फेस में ये चीज़ बताई हुई है कि हाउ टू डायग्नोज द एचसीसी इन द लिवर। ये एचसीसी है, क्यों है एचसीसी है, क्योंकि आर्टियल फेस पे जो ट्यूमर इन्हांसमेंट करता है वो एचसीसी की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन रेडियोलॉजिस्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है, ये हम अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं ना, किसी को बताना नहीं है, और ना मेरे पास इस चीज़ की अथॉरिटी है। बस अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए। इसमें क्या पढ़ना है कि आर्टियल फेस पे जो भी चीज़ लिवर के अंदर इन्हांसमेंट करती है और पोर्टल फेस पे वॉश आउट करती है, यानी कि जो पोर्टल फेस आपका आएगा उसमें वो वॉश आउट होगा, यानी कि हाइपोटेंस दिखाई देगा। और ट्रिपल फेस में अच्छे से मैंने समझाया हुआ है कि आर्टियल फेस पे हाइपर होगा और पोर्टल फेस पे वो हाइपो हो जाएगा, तभी वो एचसीसी होगा। तो यहाँ तो हम इस चीज़ को डिस्कशन नहीं कर रहे, यहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं कि एनसीसीटी और सीईसीटी में डिफरेंस क्या है। देखो
जैसे ही कॉन्ट्रास्ट गया तो ट्यूमर चमकने लगा ना, ये चमक गया। क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को कि भाई कॉन्ट्रास्ट से क्या होता है बॉडी में। ये चीज़ होती है कॉन्ट्रास्ट, ये विदाउट ये कॉन्ट्रास्ट है, ये कॉन्ट्रास्ट है, समझ रहे हैं। तो इसलिए आपको प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट देना है, प्रॉपर स्कैन करना है हर चीज़। नेक्स्ट देखिए, जब मैंने बोला था ना कि पूरा जब हम आईवी कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो वो लास्ट में कहाँ जाता है, किडनी में। देखो, तो ये स्कैन होने के 5 या 10 मिनट बाद स्कैन किया हुआ है, जिससे कि पूरा जो आपने आईवी कॉन्ट्रास्ट दिया है वो किडनी से होता हुआ कहाँ पे आ गया, ब्लैडर में। इस स्कैन को सीटी स्कैन के अंदर बोलते हैं CCT यूरोग्राफी। इसको करने का जो रीज़न है, किस लिए करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसमें इंक्लूड कर दिया कि एक बार आपके कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए जो आपने आईवी कॉन्ट्रास्ट दिया था वो लास्ट में किडनी में आ जाता है और किडनी के थ्रू ब्लैडर में, वो ब्लैडर से वॉश आउट हो जाता है। तो ये था द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द CT होल एब्डोमेन। अब देखिए दोस्तों, करना तो हम 2 मिनट में सिखा देंगे आपको, देख लीजिए कैसे करते हैं। हाउ टू डू CT होल एब्डोमेन, पेशेंट पोजिशन ऑन CT टेबल एंड पेशेंट प्लानिंग ऑन CT कंसोल। तो दोस्तों, ये हमारे YouTube चैनल का नाम है 3D पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर। किसी भी टेक्नीशियन को किसी भी सॉफ्टवेयर पे GE, सीमेंस, फिलिप्स, तोशिबा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना सीखना है या कोई क्वेरी है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं हाउ टू डू CCT होल एब्डोमेन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पेशेंट को टेबल पर लिटाते हैं। लिटाने के बाद में उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको सांस रोकने के लिए साउंड आएगा, मशीन से सांस रोकना है। और जो पेशेंट के जो हाथ हैं वो सर की तरफ होएंगे। पेशेंट को बहुत अच्छे से आपको समझाना होता है कि आपके 1-2 मिनट में स्कैन हो जाएगा, बीच में हिलना नहीं है, सांस को अच्छे से रोकना है। और आप पेशेंट की पोजिशनिंग करेंगे, जो लैंडमार्क होगा, जो सेंटरिंग होगी पेशेंट की, वो आप करेंगे जिफॉइड से 4 सेंटीमीटर अबव। तो अब आइए करते हैं स्टार्ट कंसोल पर। तो गाइज़, अभी हम प्रैक्टिकली CCT होल एब्डोमेन करने जा रहे हैं और आपको देखना है। अभी हम पेशेंट की एंट्री करेंगे। सबसे पहले पेशेंट की एंट्री करते हैं। कई एंट्री, एंट्री कर देने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आप सिलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल करेंगे। जैसे कि रूटीन सारे स्कैन में ऐसे करते हैं, तो अभी हमें CCT होल एब्डोमेन करना है। तो CCT होल एब्डोमेन पर हमने क्लिक किया। उसके बाद हम यहाँ ओके करते हैं और अब हमें लेना है स्काउट लो। इस पर हम लोड करेंगे, यहाँ से लोड का बटन दबाते हैं। उसके बाद सीमेंस में जो स्टार्ट और मूव करने का जो पैनल होता है, ये वाला पैनल होता है वो, ये देखिए यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट मांग रहा है, ये स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के लिए कीबोर्ड में कोई बटन नहीं होता है, सीमेंस में अलग से पैनल होता है और जिसमें ये फैन आप देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग बटन होता है, इसमें इसको दबाना होता है स्टार्ट। तो जब इसको स्टार्ट कर देते हैं तो यहाँ पे आपको आएगा स्काउट। देखिए, ये एब्डोमेन का स्काउट आ रहा है। ये अब एब्डोमेन का स्काउट आ गया। इस पे आपको प्लानिंग करनी होती है। तो करना तो बहुत इजी होता है दोस्तों, करने में कुछ नहीं है। स्काउट आ गया, उस पर आप स्टार्ट लोकेशन जो लगाएंगे, टॉम ऑफ डायफ्राम से 4 सेंटीमीटर ऊपर लगाएंगे और लेज़र ट्रोकेंटर तक आप प्लानिंग करेंगे होल एब्डोमेन की। यहाँ पे क्या होता है, लेज़र ट्रोकेंटर या प्यूबिक सिम्फाइसिस तक आप स्कैन करेंगे। ये कर दिया, ये स्कैन का प्लान हो गया। उसके बाद हम फिर से इसको लोड करेंगे, लोड कर दिया। उसके बाद ये मूव मांग रहा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रेस मूव।
तो अब हम जो साइड में जो हमारे कंट्रोल पैनल है ये वाला, इसमें यहाँ पे देखिए ये इसको दबाएंगे तो यहाँ पर पेशेंट मूव करेगा, टेबल मूव करती है। देखिए ये यहाँ पे ये लाइन देख रहे हैं आप, ऊपर गई। अब ये दोबारा से यहाँ पे मांग रहा है स्टार्ट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस बटन से, यहाँ पे स्टार्ट। तो अब हमारा ये एनसीसीटी एब्डोमेन स्कैन हो रहा है प्लेन आईवी ओरल के साथ। जो हमने अभी आईवी जो दिया था ओरल, वो सॉरी जो ओरल कॉन्ट्रास्ट दिया था हमने, उसके साथ हो रहा है अभी स्कैन। ये अभी हमने इसमें आईवी कॉन्ट्रास्ट नहीं दिया है। ये देखिए ऐसे स्कैनिंग चलता रहता है। इधर ये स्लाइसेस दिखा रहा है, ये स्लाइसेस आ रही हैं इधर, और इधर ये स्कैनिंग लाइव स्कैनिंग चल रही है। अब ये प्लेन स्कैन होने के बाद में अब हमें कुछ नहीं करना होता, ये सेम प्लान रहेगा। सीसीटी का भी सेम प्लानिंग रहेगा। ये देखिए ये सीसीटी का भी सेम प्लान है, और हमें बस यहाँ से मूव करना है। ये मूव लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर से इसको मूव करेंगे। ये देखिए यहाँ से मैं मूव कर रहा हूँ और यहाँ पे स्कैनिंग आपकी ये मूव हो रही है। अब ये जो स्टार्ट यहाँ लिखा आ रहा है, ये स्टार्ट। अब हमें क्या करना है, पेशेंट को आईवी कॉन्ट्रास्ट देना है हमें, और कुछ नहीं करना है इसमें। पहले प्लान करा, उसके बाद हमने इसमें दोबारा से प्लान किया, एब्डोमेन कॉन्ट्रास्ट का रिपीट कर दिया। अब हम जाएंगे कॉन्ट्रास्ट देने के लिए, और कॉन्ट्रास्ट देने के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब हम आईवी कॉन्ट्रास्ट देंगे पेशेंट को। मेरा हाथ आने चाहिए, आपको सीधा रखिए, सर सीधा रखिए आप। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? उल्टी तो नहीं लग रही? ठीक है। तो दोस्तों ये आईवी कॉन्ट्रास्ट देने के बाद में जस्ट हमने स्कैन को यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट कर देने के बाद में ये आपके पास इस टाइप से कॉन्ट्रास्ट स्कैनिंग स्टार्ट हो जाती है। ये वाली ये कॉन्ट्रास्ट स्कैन आपके सामने स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट इस वीडियो में हमें सीखना है कि इमेज को रिकन्स्ट्रक्शन कैसे करते हैं, कैसे कैसे इमेज को रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है। तो एब्डोमेन स्कैनिंग करने में कोई ज़्यादा टिपिकल टास्क नहीं होता है। तो गाइज स्कैन होने के बाद में आपको स्कैन देखना होता है कि कॉन्ट्रास्ट आपका आया है नहीं आया है, पेशेंट ने मूव तो नहीं कर दिया है, सांस अच्छे से रोका है नहीं रोका है। स्कैन को देखने के बाद ही पेशेंट को आपको फ्री करना होता है। अगर पॉसिबल है तो आप अपने डॉक्टर को भी स्कैन दिखा सकते हैं, उसके बाद पेशेंट को फ्री करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पैथोलॉजी एंड इमेज रिकन्स्ट्रक्शन एंड फिल्मिंग लेकर आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।